गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। ये हमारी टेस्ट सीरीज़ 1 है फॉर द चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, दैट इज डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड डिफरेंशिएट बिटवीन गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं बच्चा? वो डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और रिडॉक्स रिएक्शंस को फॉलो करते हुए, ठीक है। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, ठीक है। यहाँ पर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, यहाँ पर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं जो कि आपके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से ड्राइव होती हैं, ठीक है। यहाँ पे एनोड आपका नेगेटिव होता है, यहाँ एनोड पॉजिटिव होता है। कैथोड पॉजिटिव होता है गैल्वेनिक सेल के अंदर, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। गैल्वेनिक सेल का एक इकलौता एग्जाम्पल जो आपके सिलेबस में है दैट इज डैनियल सेल, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपने किया है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम्स आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में आ चुका है, इस बार भी आने के चांसेस हैं, तो क्वेश्चन को स्किप करने की गलती मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट एंड एक्सप्लेन कोलरोच लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ये क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट है बेटा, इतनी बार एग्जाम में आया हुआ है कि बस पूछिए मत। कोलरोच लॉ क्या कहता है? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हर आयन, ईच आयन contributes independently to the total molar conductivity of an electrolyte। क्या मतलब है? ये इसका पूरा एक्सप्रेशन है कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो किसके इक्वल होती है? आपके नंबर ऑफ कैटायंस प्लस नंबर ऑफ एनायंस। नंबर ऑफ कैटायंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से, किसकी? कैटायन की। और आपकी जो नंबर ऑफ एनायंस है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? आपके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायंस। बहुत इंपॉर्टेंट ही रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एप्लीकेशंस क्या होती है कोलरोच लॉ की? ये डिटरमाइन करने के काम आता है आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो आपके पास, आपको पता है, आप इजीली डिटरमाइन कर पाते हो, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आपके पास नहीं होता है कोई भी मेजरमेंट। तो उसी के लिए कोलरोच लॉ को डिज़ाइन किया गया था, डिफाइन किया गया था, ठीक है। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कैलकुलेट करने के काम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, डिराइव द नर्स्ट इक्वेशन फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बच्चा, नर्स्ट इक्वेशन को कैसे डिराइव करोगे फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? फर्स्ट ऑफ ऑल होती क्या है नर्स्ट इक्वेशन? इट रिलेट्स द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो आपका नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना, उसका रिलेशन निकालती है किसके साथ? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ, ठीक है। देखो ना, नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है आपका और ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। किस टेम्परेचर पर? आपके नॉर्मल टेम्परेचर पर। एंड एक्टिविटीज यानी कि कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द केमिकल स्पीशीज इन्वॉल्व्ड, ठीक है। जनरल हाफ रिएक्शन कौन सी होती है आपकी? ए प्लस बी, एन इलेक्ट्रॉन्स आपको सी प्लस डी देता है, ठीक है। अगर इस रिएक्शन के लिए आपको नर्स्ट इक्वेशन लिखनी तो कैसे लिखोगे? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग सी टू द पावर सी, कंसेंट्रेशन ऑफ दिस सी टू द पावर सी। टू द पावर सी क्या है? उसकी स्टोशियोमेट्री। सिमिलरली फॉर डी अपॉन में ए बी। समझ में आया? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने 298 केल्विन पे इसको लिया है तो क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा? बस यहाँ पे आर टी अपॉन एफ की जगह, आर टी अपॉन एफ की जगह आप क्या लिखोगे? 0.0591। ये आपका न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है बहुत इजी कैलकुलेशन करने के लिए, ताकि आपको सारी आर टी और एफ की वैल्यूज़ ना रखनी पड़े जो कि कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है बच्चा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर द रिएक्शन, ठीक है। आपको ई नोट सेल निकालना है और आपको सभी के ई नोट गिवन है, ठीक है। जिंक का दे रखा है यानी कि ऑक्सीडेशन का दिया हुआ है, और रिडक्शन का भी आपको दे रखा है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये होती है आपकी, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन आपकी ये होती है, आपको बहुत अच्छे से पता है। आपको पता है ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। कैथोड का ये रहा, एनोड का ये रहा, बस लिखिए, सिंपल सॉल्व कर दीजिए। हाउ इजी, कितना इजी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं बच्चा। नाउ एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड इट्स सिग्निफिकेंस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है बच्चा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए
एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जहाँ पे आयन आयन इंटरेक्शंस नेग्लिजिबल होती हैं, ठीक है, वहाँ पे हम मेज़र करते हैं या वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को, ठीक है। यानी कि क्या होती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? ये वो मोलर कंडक्टिविटी होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, कहाँ पर, किस पर? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जहाँ पर आपका आयन आयन इंटरेक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाती है, वहाँ पर बोलते हैं कि नाउ इट्स अ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है? इट प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू द इंट्रिंसिक कंडक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ द आयंस, आयंस के अंदर जो कंडक्टिव प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में हमें बताती है, ठीक है। इट इज एसेंशियल फॉर कैलकुलेटिंग डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट्स ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ऑब्वियसली बच्चा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कितना डिसोसिएट होते हैं उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है बच्चा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैं बहुत छाट छाट कर आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ बेटा, ताकि आप बहुत अच्छा एग्जाम में स्कोर करो। और और उन बच्चों को जिनको लगता है कि हम पास ही नहीं हो पाएंगे केमिस्ट्री के अंदर, तो एटलीस्ट उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि एटलीस्ट पास किया आप तो बहुत अच्छे नंबर ले आओगे बेटा, ठीक है। एक्सप्लेन फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस विद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसके दो लॉ होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अमाउंट ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड, कोई इलेक्ट्रोड है उस पर कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा यहाँ पर, ठीक है, या फिर गैस लिबरेट होगी केमिकल सब्सटेंस की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि डिपेंड करती है किस पर? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जितनी हमने पास की है थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। हमने कितना करंट पास किया है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की है इस कंडक्टिव सॉल्यूशन के अंदर, वो डिसाइड करती है कि कितना अमाउंट यहाँ पर डिपॉजिट होगा आपके केमिकल सब्सटेंस का। ये फर्स्ट लॉ कहता है। इसका एक्सप्रेशन क्या हो गया? मास इज इक्वल टू जेड क्यू। जेड मतलब एक प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है। मास डिपेंड करता है, ये वाला मास डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? करंट जितना हमने पास किया है, ठीक है। तो इसका एक्सप्रेशन ऐसे आता है, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए क्या लगाते हैं? एम इज इक्वल टू जेड क्यू, ठीक है बच्चा, समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट है, आना ही है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, एक्चुअली यहाँ पे हम लोग इस तरह से सीरीज में कनेक्ट करते हैं 2 से लेके 3 तक सेल्स, ठीक है, पूरा सेटअप होता है। तो जब सेम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी पास करते हो इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, यहाँ पे किसी सॉल्यूशन के अंदर होंगे, तो जब उनके अंदर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, तो जो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होता है किस पर? आपके इन इलेक्ट्रोड्स पर, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? उनके इक्विवेलेंट वेट के। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए एक्सप्रेशन क्या है? इसके लिए एक्सप्रेशन है m1/m2 इज इक्वल टू E1/A2। ये दो सेल्स के लिए है, ठीक है। m1 m2 क्या है? मास ऑफ द सब्सटेंसेस। E1 E2 क्या है? इक्विवेलेंट वेट्स। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर फ्यूएल सेल्स? क्या होते हैं फ्यूएल सेल? ये वो डिवाइस होते हैं बेटा जो कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी किसी भी फ्यूएल की, ठीक है, एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब क्या है? किसी फ्यूएल की या किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर थ्रू रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। वर्किंग क्या है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूएल सेल की? इसमें जो रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर एंड प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। एनोड पे आपकी ये रिएक्शन होती है, कैथोड पर आपकी ये वाली रिएक्शन होती है, नेट रिएक्शन आपकी ये है जो बहुत सिंपल है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू वाटर, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। जो वोल्टेज प्रोड्यूस होती है दैट इज 1.23 वोल्ट अप्रॉक्सीमेट, और ये स्पेसक्राफ्ट या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होती है बच्चा। आपको पता है आजकल हाइड्रोजन फ्यूल पे, हाइड्रोजन फ्यूल की जो आपकी बसेज हैं या जो कार हैं उन पर बहुत फोकस किया जा रहा है क्योंकि ये पॉल्यूशन फ्री होती हैं और आपके एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द फ्रॉम द नेचर पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज कोरोजन? एक्सप्लेन इट एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोरोजन क्या होता है? द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द मेटल, कंटिन्यूसली जो डिस्ट्रक्शन यानी कि खराब होता रहता है आपका मेटल बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस विद देयर एनवायरनमेंट, उसे कोरोजन बोला जाता है,
ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कैसे एक्सप्लेन करोगे? जब कोरोजन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ एनोडिक एंड कैथोडिक रीजन्स ऑन द मेटल सरफेस, तब एनोड पर ये रिएक्शन होती है आपकी, आयरन के केस में स्पेशली ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे आपका रिडक्शन होता है, उसके लिए ये वाली रिएक्शन होती है। ठीक है। आपको पता है जब नेचर में जब आयरन को खराब होने के लिए छोड़ दिया जाता है या खराब हो रहा होता है, तो उस टाइम पे वो अपने आप से ही एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फॉर्मेशन कर लेता है, क्योंकि उस आयरन के ऊपर आपके एनोड कैथोड बन जाते हैं और ये रिएक्शंस होनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो एक बिहेव करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह। ठीक है। जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, वो एनोड से कैथोड की तरफ होता है, जिसकी वजह से मेटल का डिसोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है बच्चा। मेटल आपका डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कोरोजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि नेचर फ्रेंडली क्वेश्चन है, नेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गिब्स फ्री एनर्जी आपको पता है डेल्टा जी, सेल पोटेंशियल आपको पता है ई सेल, तो क्या रिलेशन हो गया? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है। डिराइव का मतलब क्या है कि सिंपल रिलेशन आपको लिखना है, बस गिब्स फ्री एनर्जी को एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि डेल्टा जी अगर लेस देन जीरो होता है इट मीन्स इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ग्रेटर देन जीरो होता है इट मीन्स इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बस कितना सिंपल क्वेश्चन है। ओके। Now the last question is calculate EMF of the cell at 298 Kelvin for the reaction। ठीक है। सिंपल EMF कैलकुलेट करना है आपको, उसके लिए रिलेशन पता है E कैथोड माइनस E एनोड। ठीक है। देखिए आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एनोड की रिएक्शन हो गई, क्रोमियम का रिडक्शन हो रहा है तो वो कैथोड की रिएक्शन हो गई। ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं। क्रोमियम 0 से गया है +3 में, इट्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हुआ है बच्चा। ठीक है। आयरन +2 से गया है 0 के अंदर, यस इट्स रिडक्शन हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट पे ध्यान नहीं गया, सॉरी बच्चा। समझ में आया? तो बस कैथोड माइनस एनोड है, कैथोड पे आपका आयरन की रिएक्शन है तो आयरन यानी -0.44 और एनोड यानी कि -0.74। सोल्व करेंगे आपका +0.73 आपका आंसर आ गया। ठीक है। चलिए, मैंने मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ इस चैप्टर के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन से मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं बेटा आप लोगों के लिए, बहुत मेहनत से। इनको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप बहुत अच्छे स्कोर लेके आओ केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।